आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुक्राचार्य के ग्रंथ शुक्र नीति सार में वर्णित न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पहले मनु और कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथों में जो न्याय व्यवस्था है उसका अध्ययन किया। शुक्र नीति सार में भी न्याय व्यवस्था के संगठनात्मक और उसके प्रक्रियात्मक दोनों पक्षों का विस्तृत विवरण हमको मिलता है, परंतु यह मनु के न्याय संबंधी विचारों से इस मायने में भिन्न है कि मनु को हम प्रथम विधिवेत्ता मानते हैं, अर्थात मनु ने सबसे पहले विधि या कानून की रचना की, जिसको हम कोडिफिकेशन ऑफ लॉ कह सकते हैं। तो उस दृष्टि से मनु का जो लेखन है वो अधिक व्यापक है, विषय पर जो वर्णन है वो अधिक व्यापक है तथा साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अपराधों और दंड शक्ति के प्रयोग को लेकर के जो विवेचना है वो शुक्राचार्य से कुछ भिन्न है। शुक्राचार्य के अनुसार न्याय व्यवस्था की स्थापना करना राज्य के प्रमुखतम दायित्वों में से एक है। शुक्राचार्य ने ये कहा है कि दुष्टों का दमन करना और श्रेष्ठ व्यक्तियों या सज्जनों की रक्षा करना, प्रजा के कल्याण के लिए न्याय की स्थापना करना, ये राज्य का और राजा का सबसे परम कर्तव्य है। न्याय के संस्थागत और व्यावहारिक दोनों ही पक्षों का हमें शुक्र नीति सार में विवेचन मिलता है। शुक्राचार्य ने न्यायालयों को दो शाखाओं, केंद्रीय और स्थानीय में विभक्त किया है। अगर हम केंद्रीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे तात्पर्य हमारा ये है कि वो न्यायालय जिन पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। इन न्यायालयों में जो न्यायाधीश या जो भी उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो सीधे राजा के नियंत्रण में होते हैं, राजा के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया के संपादन के लिए एक विशेष सभा का भी उल्लेख हमको मिलता है। ये जो सभा है ये एक प्रकार से जूरी के रूप में काम करती है, जिसे हम आजकल की भाषा में जूरी कहते हैं, और संपूर्ण राज्य की जो न्यायिक व्यवस्था होती है उसका विस्तार अन्य स्थानीय एवं साधारण जो मुकदमे होते हैं उनके लिए दूसरी शाखा, जिसको हम स्थानीय न्यायालयों की शाखा कहते हैं, उसके भी संगठन और उसके प्रक्रियात्मक पक्ष का हमको वर्णन मिलता है। परंतु ये स्पष्ट है कि राजा न्यायपालिका का शीर्षस्थ अधिकारी है। ये भी शुक्र नीति सार में परामर्श दिया गया है कि राजा को न्याय करने के लिए हमेशा ही अपने सभासदों या जो न्यायाधीश हैं उनके परामर्श से ही निर्णय करना चाहिए, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजा को अपनी दंड शक्ति का मनमाना प्रयोग करने की छूट शुक्र नीति सार ने नहीं दी है। एक जगह तो ये भी उल्लेख है कि न्यायपालिका का औपचारिक अध्यक्ष राजा को माना गया है। शुक्राचार्य ने यह भी कहा है कि जो राजा से शास्त्रों के अनुरूप न्याय कार्यों को भली भांति संपादित करने की अपेक्षा शुक्र नीति सार करता है, और शुक्र नीति में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केवल ब्राह्मण वर्ण को प्रधानता दी गई है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि न्याय व्यवस्था के लिए जिस प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है वो अन्य वर्णों विशेषकर शूद्रों के पास नहीं होती। जिस प्रकार से वेद वेदांग शास्त्रों के ज्ञाता और विधि में निष्णात होना
न्याय कर्म के लिए सबसे प्रधान गुण और योग्यता होता है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्राचीन सामाजिक जो ढांचा था, जो व्यवस्था थी, उसमें अध्ययन अध्यापन और शास्त्रों के ज्ञान और वेद वेदांगों के पठन पाठन तथा विधि के निष्णात होने का जो जिसको हम विशेषाधिकार कह सकते हैं, वो केवल ब्राह्मणों के पास ही था। साथ ही साथ शुक्र नीति सार में ये भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे ब्राह्मणों में यदि कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध ना हो, तो भी न्यायिक पदों पर शूद्रों की नियुक्ति का उसमें निषेध देखने को मिलता है। शुक्र नीति सार में न्यायाधीशों की योग्यताओं का भी विशेष वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत जो अध्येता के रूप में जो शास्त्रों के ज्ञाता के रूप में, वेदों के ज्ञाता के रूप में, विधि के ज्ञाता के रूप में जो योग्यताएं निर्धारित हैं, वो तो हैं ही। इसके अतिरिक्त जो व्यक्तित्व और व्यवहार के गुण हैं, उन पर भी बहुत बल दिया गया है। जैसे जितेंद्रिय होना, निष्पक्ष होना, अपने कर्म में प्रवृत्ति, तत्परता, रुचि होना, क्रोध रहित होना, और जो सामान्य मनुष्य में अनेक प्रकार के राग द्वेष जैसे दुर्गुण होते हैं, उनसे परे होकर निष्पक्ष रूप से न्याय करने का सामर्थ्य होना, इस प्रकार का व्यक्तित्व न्यायाधीशों का होना चाहिए। शुक्र ने विभिन्न प्रकार के जो न्यायिक संगठनात्मक निकाय हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उसका वर्णन करते हुए कहा है, एक सभा का उल्लेख उन्होंने किया है जिसे न्याय सभा के नाम से जाना गया है और जिसके सदस्यों को सभासद, न्याय सभा के सभासदों के रूप में जाना गया है। सभासदों को मुकदमे को देखने की रीति को जानने वाला होना चाहिए, बुद्धिमान, चरित्रवान, गुणयुक्त, शत्रु मित्र से समान व्यवहार करने की योग्यता रखने वाला, धर्म में प्रवृत्ति रखने वाला, सत्य वचन करने वाला, अपने कर्म में तत्पर रहने वाला, जिसने लोभ को जीत लिया हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ये जो विचार सभा या जिसको हम यहाँ पे न्याय सभा कह रहे हैं, ये दरअसल आजकल का जो जूरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उससे एक मिलता जुलता संगठन है। शुक्राचार्य ने कहा है कि राजा को अत्यंत कठिन परीक्षा करके योग्य व्यक्तियों को ही इस विचार सभा का सदस्य नियुक्त करना चाहिए। शुक्राचार्य ने सभासद या विचार सभा को न्यायिक अधिकारी माना है। इनके ऊपर एक न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसे हम मुख्य न्यायाधीश या न्यायिक प्राधिकारी के रूप में शुक्र नीति सार में जानते हैं। मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं निर्धारित करते हुए शुक्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे विधि शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान हो तथा जो निष्पक्ष और संपूर्ण निष्ठा से न्याय कर्म में प्रवृत्त हो सके। विधि शास्त्र का ज्ञाता ही न्यायिक प्राधिकारी हो सकता है। इसके अलावा शुक्राचार्य ने इस बात पे भी बल दिया है कि समूचे संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समुचित कर्मचारियों और साधनों की भी व्यवस्था न्याय व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। साथ ही साथ न्यायाधीशों के लिए एक विशेष आचार संहिता का भी उल्लेख देखने को मिलता है, अर्थात राजा को और न्यायाधीशों को, जो कि न्याय कर्म करते हैं, उनको इस परम पुण्य दायित्व के निर्वहन के समय किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उसके बारे में बहुत विस्तार से शुक्राचार्य ने कुछ बिंदु स्थापित किए हैं। वो कहते हैं कि दोनों ही पक्ष, जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, उनको भली प्रकार से सुनने के पश्चात ही सभासदों को राय देनी चाहिए। इसके अलावा जो न्याय सभा के सदस्य होते हैं, उन्हें
कभी भी राजा को या न्यायिक अधिकारियों को अकेले में नहीं सुनना चाहिए। इससे न्याय प्रक्रिया के प्रभावित होने का खतरा रहता है। साथ ही ये भी कहा है कि न्याय करने के लिए राजा को एकदम निष्पक्ष, राजा को और समस्त न्यायाधीशों को, चाहे वो राज्य के सीधे नियंत्रण वाले न्यायालय हों चाहे स्थानीय न्यायालय हों, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। वादी के प्रति सम्मानपूर्वक आचरण करना चाहिए तथा एक भयमुक्त वातावरण बनाए रखना चाहिए। वादी या प्रतिवादी जो भी अपना वचन कहें, अपना स्टेटमेंट दें, अपनी बात कहें, उसको वैसा का वैसा अविलंब लिखना चाहिए। साथ ही साथ यदि जो लेखक है, जो लिख रहा है उनके स्टेटमेंट को या उनके वचनों को, यदि वो ऐसा न करे तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो आचार संहिता का वर्णन हमको मिलता है उसमें ये भी कहा गया है कि सभी सभासदों को सत्य बात सभा में अवश्य कहनी चाहिए। किसी भी मुकदमे के बारे में, किसी भी प्रसंग के बारे में जो कुछ भी उनकी समझ बूझ हो उसे निर्भय होकर के व्यक्त करना चाहिए। साक्ष्यों पर और प्रमाणों पर विचार करना चाहिए और परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर भी उसको भी आधार बना करके निश्चय किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अनेक ऐसे बिंदु हैं जिनका कि न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए समस्त जितने भी न्यायाधीश हैं और जो शीर्षस्थ अधिकारी जिसको जो कि औपचारिक अध्यक्ष न्याय व्यवस्था के राजा हैं उनसे अपेक्षा की गई है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स की जो न्याय व्यवस्था है उसकी स्थापना किस आधार पे की जाती है। हम सब जानते हैं, हमने जो इससे पहले भी दो प्राचीन चिंतकों का अध्ययन किया है, मनु और कौटिल्य का, कि न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए दंड शक्ति का समुचित प्रयोग परम आवश्यक है। राजा दंड शक्ति का धारक होता है। शुक्राचार्य ने दंड को परिभाषित करते हुए उसे एक ऐसा उपाय माना है जिससे कि मनुष्य का भली भांति दमन होता है, अर्थात जिससे असत आचरण से निवृत्ति होती है। ये भी कहा है कि दंड के भय से प्रजा अपने धर्म में रत रहती है तथा विभिन्न प्रकार के अनैतिक और अपराध की श्रेणी में आने वाले कृत्यों से विमुख रहती है। परंतु साथ ही साथ शुक्राचार्य ने राजा को यह भी परामर्श दिया है कि वो दंड शक्ति का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की असावधानी या शिथिलता न आने दें। दंड के प्रयोग में निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है। दंड की मात्रा और प्रकृति का निर्धारण अपराध की गंभीरता और अपराध की जो प्रकृति है उस पर निर्भर होना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह, दुराग्रह से दंड का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब तक अपराध जिस आरोपी है उसका अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। एक निश्चित निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात ही न्याय पूरा होता है। इस प्रक्रिया में अपराधी को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए और जब उसके विरुद्ध समुचित साक्ष्य हों और दोष सिद्ध हो जाए तभी दंड का विधान किया जाना चाहिए। शुक्राचार्य ने दंड के 3 प्रयोजन बताए हैं, जैसा कि हमने कौटिल्य में भी देखा था, निवारक, प्रतिकारात्मक और सुधारात्मक। दंड का ऐसा भय हो कि प्रजा में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई अपकृत्य न करे। यदि ऐसा हो जाए तो प्रतिकार स्वरूप दंड का प्रयोग किया जाए और जो अपराध या जो प्रसंग कारित हुआ है उसकी प्रकृति को देखते हुए जो व्यक्ति आरोपित है उसको सुधरने के लिए दंड का इस प्रकार से अवसर दिया जाए, दंड से इस प्रकार का अवसर दिया जाए या ऐसी दंड की व्यवस्था की जाए जिससे कि
भविष्य में वो इस प्रकार का कृत्य न करने पाए। तो दंड के 3 प्रयोजन हैं, निवारक, प्रतिकारात्मक तथा सुधारात्मक। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स की अपराध जो है वो किस किस श्रेणी के हैं। अनेक प्रकार की श्रेणियाँ और उपश्रेणियाँ शुक्राचार्य ने उल्लेखित की हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 भेद जो उन्होंने बताए हैं अपराधों के, वो क्या हैं। पहला है कायिक। कायिक से तात्पर्य है कि किसी प्रकार से शरीर को नुकसान पहुंचाना, जिसको हम शारीरिक आघात कहते हैं, इस प्रकार का अपराध कारित करना। दूसरा है वाचिक। वाचिक में अपने शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा अपराध करना सम्मिलित है। तीसरा है मानसिक। मानसिक अपराध में ऐसे संकेत, ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण हो जाना या मंतव्य आपराधिक हो, भले ही अपराध की कोई घटना घटित न हुई हो, उसको मानसिक की श्रेणी में रखा गया है। और चौथा है सांसर्गिक। इसका तात्पर्य है कि अपराधी के आपराधिक कृत्य में साथ रहने या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसको किसी प्रकार की सहायता देना, ये एक प्रकार का सांसर्गिक अपराध माना गया है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकार की उपश्रेणियों का भी हमें वर्णन मिलता है। वो है वूहीकृत। वूहीकृत से तात्पर्य है जानबूझकर किया गया अपराध। और दूसरा है अवूहीकृत, यानी बिना किसी इंटेंशन या मंतव्य के जो किसी कारणवश अनायास ही, अनजाने में ही अपराध हो जाए, उसे अवूहीकृत अपराध कहा गया है। इसके साथ ही साथ 2 और भेद अपराध के स्वीकार किए गए हैं। एक तो कारित, दूसरा अनुमोदित। कारित अपराध वो होता है स्टूडेंट्स जो कि स्वयं किसी व्यक्ति के द्वारा किया या करवाया गया हो। और अनुमोदित अपराध की श्रेणी वो होती है जिसमें जो आरोपी है स्वयं व्यक्ति ने भाग चाहे न लिया हो, परंतु उसके कहने से, उसकी अनुमति से उस अपराध को किया गया हो, अर्थात उसका पूरा हाथ उस अपराध के अंजाम देने में हो, उसे अनुमोदित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा शुक्र नीति सार में जो श्रेणियाँ अपराधों की तय की गई हैं, उसमें अपराध की आवृत्ति, बार बार अपराध किया जाना या कितने अंतराल से, कितने गैप से कोई व्यक्ति बार बार ऐसा कोई दुष्कृत्य करता है, उस आधार पे भी 4 श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। पहला है सुकृत कृत। सुकृत कृत यानी एक बार किया गया। दूसरा असकृत कृत। असकृत कृत यानी बार बार किया गया। तीसरा अभ्यस्त कृत। अभ्यस्त कृत मतलब निरंतर किया गया। और स्वभावकृत यानी किसी व्यक्ति के स्वभाव में ही अपराध करना हो जाए, अपराध की प्रवृत्ति ही उसकी यदि बन जाए, उसका स्वभाव हो जाए, उसे कहते हैं स्वभावकृत। तो ये 4 प्रकार के अपराध जो बार बार अपराध करने, अपराध की जो आवृत्ति है, पुनरावृत्ति है और अंतराल है, उसके आधार पर एक बार, बार बार, निरंतर अभ्यास के तौर पर और स्वभाव के बन जाने पर, इस प्रकार की 4 श्रेणियों का विवरण शुक्र नीति सार में हमको देखने को मिलता है। शुक्राचार्य ने कहा है कि जब कभी भी राजा, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्राधिकारी या सभासद या अन्य न्यायाधीश किसी भी प्रकार के प्रसंग की, किसी भी अपराध की सुनवाई करें और दंड की मात्रा का निर्धारण करें, तब उस समय अपराध की प्रकृति, इन समस्त उपरोक्त जो भी हमने अपराधों के वर्गीकरण अनेक प्रकार के 3-4 प्रकार के देखे हैं, उनके वर्गीकरण के आधार पर ही दंड निर्धारित करना चाहिए। ये जो श्रेणियों के आधार पर वर्गीकरण और अपराधों के विषय में शुक्र नीति सार की जो व्यवस्था है, ये अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। शुक्र नीति सार में अपराधों की विस्तृत सूची का भी वर्णन हमको मिलता है और अनेक प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया गया है कि किस किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं तथा ऐसे अपराधों में जो आरोपी होते हैं उन्हें किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए।
अनेक प्रकार के अपराध हैं, जैसे कि सामाजिक अपराध हैं, व्यक्तिगत किसी प्रकार की शत्रुता से किए गए अपराध हैं, राज्य के प्रति किए गए राजद्रोह जैसे अपराध हैं, सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार से लूट कर लेना, दूषित कर देना स्थानों को या जलाशयों को, या इस प्रकार के अपराध हैं। युद्ध संबंधी अपराध हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, हिंसा हो सकती है। इस प्रकार के अनेक जो श्रेणियां हैं अपराधों की, उनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। लेकिन एक बात इसमें हमें जो स्पष्ट रूप से बताई गई है वो है कि सामान्यतः प्राणदंड का प्रावधान शुक्राचार्य की न्याय व्यवस्था में नहीं है, सिवाय राजद्रोह जैसे गंभीर अपराध के लिए। यानी राजद्रोह सबसे गंभीर अपराध माना गया है और उसके लिए प्राणदंड या मृत्युदंड की व्यवस्था के औचित्य को माना गया है। परंतु जो अन्य प्रकार के अपराध हैं उसमें दंड की व्यवस्था अन्य प्रकार के दंडों के द्वारा की जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि शुक्राचार्य के द्वारा जो दंड व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है वो अत्यंत ही व्यावहारिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, किसी भी प्रकार के पक्षपात और भेदभाव से रहित विभिन्न प्रकार के अपराधों का अनेक प्रकार की श्रेणियों और मनोवृत्तियों में वर्गीकरण तथा निष्पक्ष न्याय के लिए संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों पक्षों का विस्तृत विवरण करके शुक्राचार्य ने एक श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की परिकल्पना प्रस्तुत की है।